नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर्च लाइट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के घास के मैदान के बारे में। इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण है वह है कि डिफरेंट रीजन्स में इन घास के मैदानों को किन नामों से जाना जाता है। आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, जैसे कि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो कैंपोस कहते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। तो यही चीज़ें हमें याद करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले ग्रासलैंड की एक छोटी सी डेफिनेशन, इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ये किन रीजन्स में पाए जाते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि इन ग्रासलैंड्स को डिफरेंट रीजन और कॉन्टिनेंट में किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ सोनाली परमार। तो ग्रासलैंड की हम यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रासलैंड्स आर वास्ट इकोसिस्टम, ये ओपन इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर आपको ग्रास जो है वो डोमिनेट मिलेगा, यानी कि घास यहाँ पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे, बड़ी संख्या में मिलेंगे। वहीं पर जो ट्रीज़ होंगे वो आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, हमारे लाइफ स्टॉक के ग्रेजिंग यानी कि जो मवेशी हैं उनके चारा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये ग्रासलैंड्स। तो ये देखा आपने ग्रासलैंड की डेफिनेशन। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है इसे हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। तो इसके ग्रास की अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे देखें तो यहाँ पर जो घास मिलती है वो टॉल होती है, लंबी होती है, नॉन न्यूट्रिशियस होती है, यानी कि इसमें पोषण कम होता है, कम पोषक तत्व पाए जाते हैं इन घासों के अंदर, और एलिफेंट ग्रास पाया जाता है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें बोले कि टॉल, नॉन न्यूट्रिशियस और एलिफेंट ग्रास किस टाइप के ग्रासलैंड में देखने को मिलेगा, तो ये हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये अर्थ में किन रीजन्स में देखने को मिलता है। तो आप ये जो देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन में, इस क्षेत्र में आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इन ग्रासलैंड्स की अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करोगे तो आप सभी को पता है कि अर्थ के इस रीजन के अंदर हमें टेम्परेचर पूरे वर्ष हाई देखने को मिलता है और सीजनल रेनफॉल होती है। तो यही इस क्षेत्र की, इस ग्रासलैंड की एक क्लाइमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में टेम्परेचर पूरे वर्ष हाई रहेगा, पूरे वर्ष हाई रहता है, और जो रेनफॉल है वो सीजनल होती है। क्लियर। अब देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, जिन्हें हम समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पर जो घास होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि घास यहाँ पर छोटी देखने को मिलेगी, और न्यूट्रिशियस ग्रास होगी, यानी कि ग्रास जो है उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाएंगे। साथ ही ये जो घास है ये छोटी होगी। तो ये तो हो गया यहाँ पे पाए जाने वाले घास की, आप कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए किस प्रकार की घास देखने को मिलेगी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर आपको ऐसी घास देखने को मिलेगी। अब रीजन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर की दिशा में और मकर रेखा के दक्षिण की दिशा में, ये जो टेम्परेट जोन्स हैं, जो साउथ टेम्परेट जोन है और जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, इन्हीं दोनों जोन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी समशीतोष्ण घास के मैदान। अब यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी कि मॉडरेट रेनफॉल होगा, जो गर्मियाँ हैं वो गर्म होंगी और जो सर्दियाँ हैं, जो विंटर्स हैं, वो ठंडी होंगी। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं। वहीं पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के अंदर आप खेती नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दोनों तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो किस रीजन में पाए जाते हैं। एक बार और इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखिए
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलता है। वहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की दूसरी तरफ यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के अंदर हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इन ग्रासलैंड्स को डिफरेंट रीजन में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और इनके अलग अलग प्रकार के नाम। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैंने लिया है। तो फास्ट अब करते जाएंगे। तो जो सवाना के ग्रासलैंड्स हैं, जो अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं, इन्हें हम सवाना के नाम से जानते हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये जो अफ्रीका का ग्रासलैंड है इसे हम बिग गेम कंट्री कहते हैं। क्यों बिग गेम कंट्री कहते हैं? क्योंकि इस रीजन के अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही जो जानवर हैं वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और इनका शिकार भी इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होता है। इसीलिए हम इसे बड़ी मशीनों का शिकार स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के घास के मैदान को हम कैंपोस कहते हैं। अब ब्राज़ील के घास के मैदान कैंपोस हैं। इसे याद करने का ट्रिक आप ये देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील है ना, इसके यहाँ पे आप ज़िला याद कर लीजिए। तो जो आपके ज़िला में लगा हुआ है एक कैंप, तो ज़िला में क्या लगा है? कैंप। तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंपोस कहते हैं। वहीं पर वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे लानोस कहा जाता है। आप इसे 2 बार पढ़ेंगे ना, वेनेजुएला लानोस, लानोस वेनेजुएला, तो आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर? और वहीं पर एक और ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं हम। तो जो श्रीलंका के ग्रासलैंड हैं वो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ही कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो इन्हें हम पटाना के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका के ग्रासलैंड को हम पटाना कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अलग अलग नामों की, यानी कि जो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं इन्हें डिफरेंट रीजन्स और कॉन्टिनेंट में किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास पेरीज। तो जो पेरीज है ये नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को हम पेरीज के नाम से जानते हैं। आप परी के नाम से भी जान सकते हो। आप कोई भी एक ट्रिक लगा सकते हो जो छोटी सी ट्रिक हो और आपको इस तरीके से ये याद हो जाए। ठीक है? स्टेपीज जो है वो एशिया और यूरोप में जो भी घास के मैदान होंगे उसे हम स्टेपीज के नाम से जानेंगे। साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उन्हें हम वेल्ड्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको साउथ में और एक साइड में देखने को डाउन की पोजीशन में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन क्या है? डाउन है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। अच्छा, जब आपको भूख लगती है तो आप पास्ता खाते हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट ट्रिक पुस्ताज जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं। हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम पुस्ताज कहते हैं। तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? हम पास्ता खाते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 6, ये है कैंटरबरी। जो कैंटरबरी है ये वो घास के मैदान हैं जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। और आप देखते होंगे कि हर वर्ष जब कोई नया त्यौहार आता है तो जो कैडबरी एक चॉकलेट है उसके नए एड्स आ जाते हैं। रक्षाबंधन पे कोई और ऐड, दिवाली पे कोई और ऐड। तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि कैडबरी के न्यू एड्स आ रहे हैं। कैडबरी के न्यू एड्स यानी कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास पंपास। तो जो पंपास घास के मैदान हैं ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना से आप एक छोटा सा प्यारा सा नाम टीना निकालेंगे और टीना ने आपको क्या दिया है? तो पास दिया है। रेलवे का पास, कोई भी पास, बस का पास। तो टीना ने आपको क्या दिया है? पास दिया है। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे पंपास। अब है हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैंने रीज़न इस तरफ कर दिया है और नेम इस तरफ कर दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए श्रीलंका हम ऑलरेडी देख चुके थे। जो श्रीलंका है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर आता है, टेम्परेट के अंदर नहीं आता है। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि मैं आपको याद करा सकूँ, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें नहीं पूछा जाता है कि ये घास का मैदान किस टाइप में आता है। बस ये पूछा जाता है कि इस घास के मैदान को
किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि पटाना है, तो पटाना को कौन सी कंट्री में पाया जाएगा? श्रीलंका में पाया जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। और जो जापान के घास के मैदान होते हैं, जापान के घास के मैदान को कांटो कहा जाता है, क्लियर। और हारा भी कहा जाता है। और कांटो हारा यानी कि नहीं हारा। कांटो को कह सकते हो आप कि कैन नॉट। कांटो को आप कैन नॉट से याद रखो, और हारा मतलब हारा। और जापान हार नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी में आगे है। आप सभी को याद होगा कि 1945 के अंदर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हुआ था, फिर भी जापान हारा नहीं, वो अभी भी अच्छी इकॉनमी के तौर पे मौजूद है, क्लियर। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जापान कैंटो हारा, जापान हार नहीं सकता है, क्लियर। अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में आपने मर्ग सुने होंगे, है ना। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है ये कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर घास के मैदान है। जो गुलमर्ग है ना, इसे मिडाव ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, और जो सोनमर्ग है इसे मिडाव ऑफ गोल्ड कहा जाता है। यानी कि फूलों का मैदान गुलमर्ग हो गया और गोल्ड का मैदान सोनमर्ग हो गया, क्लियर। और वहीं पर बात कर लेते हैं अब हमारे उत्तराखंड के घास के मैदान की। तो जो उत्तराखंड के घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल्स कहा जाता है, यानी कि भूला नहीं जा सकता। अगर आप एक बार उत्तराखंड चले गए और वहाँ की ग्रीन ट्रीज देख लिया तो आप पूरी लाइफ उस चीज़ को नहीं भूल सकते हो, क्लियर। तो जो बुग्याल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अच्छा, कश्मीर का भी एक मैं आपको याद करा देती हूँ, ट्रिक याद आया है तो। जो कश्मीर है ना, अगर आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, छोटे छोटे मार्ग होते हैं, तो उन मार्ग को आपको याद रखना होता है। तो कश्मीर में क्या मिलते हैं? मार्ग्स मिलते हैं। जो कश्मीर के घास के मैदान हैं इन्हें हम मार्ग के नाम से जानते हैं, और जो उत्तराखंड के घास के मैदान होते हैं उन्हें हम बुग्याल्स कहते हैं, जैसे कि बेदनी बुग्याल। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने देखा ग्रासलैंड्स और उनके नाम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।